दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपकी आवाज, आपका दोस्त और आज के इस प्रोग्राम का होस्ट प्रमोद सारस्वत। बीते कुछ सालों से आपके बीच में माइक्रोफोन से रहा हूं। आज मैं फिर से एक नए सफर पर निकला हूं। इस सफर में मेरे साथ जो सहगामी हैं, जो यात्रा करेंगी, वो मेरी दिल के और मेरे मन के, मेरे ख्यालों के, मेरे विचारों के बहुत करीब एक ऐसे नाम से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ऐसा नाम हमारे शहर को देती हैं, जिनको हम दमयंती पानी दीदी के नाम से जानते हैं। दीदी बहुत-बहुत स्वागत आपका और प्रणाम। प्रणाम। मैं ये भी हूँ। ये प्रोग्राम हमारा पॉडकास्ट के लिए हो रहा है। विद्यावर्धिनी एक हमारी जो संस्था है, बैंगलोर से इसका ताल्लुक़ है और हमारी प्रेरणा इसकी आदरणीय प्रज्ञा दीदी और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही है, जिसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, सारे ऐसे लोग शामिल होंगे जो हमारे आगे आने वाली उस पीढ़ी को एक दशा और दिशा और अपना मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन जो उन्होंने इतने वर्षों के अनुभव के साथ पाया है, तो हम उनके अनुभवों को साझा करना चाहेंगे कि आज का जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, समाज सेवी बनना चाहता है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद उसे क्या क्या चैलेंजेस स्वीकार करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या क्या तनाव होते हैं, क्या संघर्ष उसको जीने पड़ते हैं। तो इस क्षेत्र में हम अलग अलग फील्ड के लोगों से जाके मिल रहे हैं। हमने डॉक्टर से बात की है, हमने इंजीनियर से बात की है, हम समाज सेवियों से भी बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज एक समाज सेविका के रूप में, समाज के बहुत खास हिस्से के रूप में हमारे बीच में दमयंती दीदी उपस्थित हैं। मेरा सौभाग्य कि आज आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। आपने अपना समय दिया है, उस समय का हम समुचित उपयोग करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, उन छात्रों को स्वयं आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जिंदाबाद, जय जगत। मेरा नाम दमयंती है साथियों, और हम सब गांधी आश्रम में यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा जानना चाहेंगे मेरे बारे में, तो हम सब बहुत ही सामान्य परिवार में अपने माता पिता के द्वारा जन्म होते हैं। वैसे ही मेरा भी जन्म हुआ। मूलतः मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे पिताजी आर्मी में होने के कारण मेरी परवरिश जबलपुर में हुई है। और जबलपुर में होने के बाद मैंने पढ़ाई करने के बाद जैसा रहता है कि बच्चे पढ़ेंगे और करियर होगा, तो ऐसे ही मैंने नवोदय स्कूल में एक एज ए टीचर के रूप में असम गोलाघाट में नौकरी भी ज्वाइन की। पर मुझे बार बार ऐसा लगता था कि बहुत नौकरी की तरफ मेरा रुझान नहीं रहा। एक होता है जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो लोग होता है मैं ये नौकरी करूंगा, मैं वो नौकरी करूंगा, पर मुझे लगता था या तो वो कम समझ के ये या कुछ और करने का होगा अंदर से, तो मुझे लगता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। पर क्या करना है वो बहुत स्पष्टता नहीं होती उस उम्र में, जब आप भी 21, 22 और 23 साल के होते हैं, क्योंकि आपके गार्जियन या आप अपने दोस्तों को ही ज्यादा सराउंडिंग देखते रहते हैं। तो मैंने नौकरी छोड़ा और नौकरी छोड़ने के बाद मैं 8 साल तक अपने आप को ऐसे ढूंढती रही। तो क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं घर से तो हमको शहर ही दिखता है, क्योंकि माता पिता शहर ले आए थे और हम शहरी परिवेश में होते हैं तो हमको शहर और शहर का कल्चर ही दिखता है। पर गांव क्या होता है, बस्ती क्या होती है, दूसरे एरियाज और क्या होता है, उसकी हमको कोई जानकारी नहीं होती है। तो मैंने कुछ थोड़ा एनजीओ में भी काम किया, जैसे केयर इंडिया में काम किया, थोड़ा स्लम देखने का मुझे मौका मिला। फिर मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में खासतौर से आई, तो ये मूवमेंट्स क्या होते हैं और मूवमेंट्स क्यों समाज के लिए किए जाते हैं, तो मेधा जी के साथ में मेरा एक लंबा समय बीता। और तब जबलपुर में बरगी डैम बन रहा था। उस समय मुझे वो डूब के जो गांव है, जब हम कोई डैम बनाते हैं तो उसके कुछ पहलू अच्छे होते हैं और कुछ उसके दुखद पहलू भी होते हैं। जिनका कुछ जाता है वो दुखद होता है, जिनको कुछ मिलता है वो बहुत ही सुखद होता है। इन दोनों पहलुओं के बीच में फिर हमारी सरकार कैसे काम करती है, तो वो सब एक नजरिया देखने का मौका मिला मुझे और गांव में जाने का मौका मिला। एक्चुअली हम शहर में ही बड़े हुए, तो ये जीवन के अलग अलग अनुभव से बीतते चलते एक एक्शन एड की फेलोशिप में मैं काम कर रही थी। उस काम के दौरान मुझे नागपुर तक जाने का मौका मिला और मीटिंग जो रखी गई थी वो विनोबा केंद्र में रखी गई थी। तो महिलाओं के मुद्दे पर एक पेपर प्रेजेंट करना था, तो उसके लिए सब होने के बाद जैसे लोग टीम कहती है कि चलो अब तो अपना हो गया, अपन कुछ पास में है घूम लेते हैं। तो ऐसा पता चला कि वर्धा से पास में ही था और वहाँ गांधी जी का आश्रम है, सेवाग्राम, जहाँ गांधी जी अपनी आज़ादी के पहले वो आश्रम बना के रहते थे।
तो हम लोग सब लोग बस में गए, मैं भी गई, जी और हम सब देखने के बाद अपने अपने तरीके से आ गए। पर मैंने वहाँ जो राम भाऊ काका, मालती बहन, जालंधर भाऊ लोग थे, उनसे कहा कि मैं यहाँ आके रहना चाहती हूँ। उनको भी लगा कि शायद ये एनजीओ के हैं, शायद आए ना आए, पर ऐसा हुआ कि मैं ठीक 13 दिन के बाद वहाँ चली गई, और मैं 4 साल करीब सेवाग्राम आश्रम में रही। तो मेरी ज़िंदगी का वो जो था, बिल्कुल लाइट हाउस जैसा मेरे जीवन को बदलने का काम आया। मैंने मतलब उस समय समझा कि गाँव, ग्राम स्वराज, छोटे-छोटे उद्योग क्या होते हैं, महिलाओं के मुद्दे क्या होते हैं, नशा मुक्ति क्या होती है, ग्राम स्वराज क्या होता है, जैविक खेती क्या होती है, पशुपालन क्या होता है। ये मतलब आपको अंदर से बहुत परिवर्तन और हिलाया। बहुत सारी बातें। जी जी और जी जैसे खादी के बारे में मेरी बहुत गहरी समझ वहाँ बनी, जी क्योंकि हम लोग तो शहरी कल्चर में रहे, तो शहरी कपड़े पहने। तो जी मुझे समझ में आया कि खादी और खादी का महत्व हमारे जीवन में क्या है। जी जी ये एक बड़ा बदलाव आया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जीवन में ऐसा लगा मुझे कि अब मुझे अपना जीवन खेती आधारित ही जीना है। जी जी और उस दौरान हम एक ज़मीन की खोज थी, और मुझे नहीं पता था वो खोज जो है छतरपुर गांधी आश्रम बुंदेलखंड तक ले आएगी। तो ऐसा सिलसिला जमा कि मैंने कहा ना, शायद मर्जी ऊपर वाले की कुछ और ही कराने की हो। तो यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबसे मिलने का मौका मिला। दीदी, आपने इतनी बातचीत के बीच में हमें जो है हिंदुस्तान का इतना हिस्सा घुमाने का प्रयास किया कि हम यहाँ बैठे, हमने उड़ीसा भी घूमा, हमने संस्कार धानी जबलपुर भी घूम लिया, और ये सफ़र वर्धा से होता हुआ हमारे बुंदेलखंड तक आके एक ठहराव लेके रह गया। बिल्कुल। आपकी बातचीत से मालूम पड़ा कि आपने कहा कि खेती ये और नेचर, आज आपको देख के यूं लग रहा है कि हम जो है माँ की गोद में अपना पल बिताया, पिता की गोद में बिताया, और हम शायद प्रकृति की गोद में बैठना भूल गए। बिल्कुल सही। हमारे दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आसपास एक नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। प्रकृति से दूर जाने के हम बहुत सारे नतीजे भोग भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। हम यदि चाहते हैं कि आपकी नज़र में प्रकृति का योगदान हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए हमारे छात्र, हमारे नागरिक, हमारे समाज सेवी क्या कदम उठा सकते हैं, और प्रकृति का क्या महत्व है हमारे जीवन जितना मैंने समझा और जाना, प्रकृति के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। जैसे हम पंच तत्वों से बने हैं, प्रकृति भी वही मूलभूत तत्व है। में? जी हम प्रकृति से यदि बहुत दूर चले जाते हैं तो जीवन बहुत ही दुर्भर होता है। जी और जो मुझे बार बार लगता था कि हमको अपना जीवन खेती आधारित, श्रम आधारित जीना है। जी जी आज समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ बहुत ही पढ़ने वाला शिक्षित वर्ग है और एक तरफ श्रम करने वाला है। जी तो श्रम का तालमेल आपस में कैसा बना रहे, क्योंकि जरूरत तो हर इंसान की, मूलभूत जरूरत है हर इंसान की है। बिल्कुल रोटी, कपड़ा, मकान हम एक मोटी सी बात बोलते हैं, पर यदि गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहता तो उसको भी वही स्कूल चाहिए जो एक पैसे वाले बच्चों को भी चाहिए। बिल्कुल तो ये जो समानता है वो हमको बहुत जरूरी है कि रखना चाहिए। जी वो अलग बात है कि जो यूथ है वो बाद में अपना करियर कैसे चुनेगा वो जी उसके ऊपर डिसाइड होगा। जी पर जी जो एक इक्वलिटी का प्लेटफॉर्म है वो हर बच्चे के लिए एक सा होना चाहिए। जी 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 ये मुझे बार बार लगता है, जी और ये मुझे गांधी जी की बात से भी बहुत सीखने को मिला। जी गांधी जी ने भी बहुत असमानता को समानता करने के लिए उन्होंने त्याग अपने आप से ही किया। बिल्कुल तो हमको श्रम के प्रति बहुत निष्ठावान होना चाहिए, और श्रम हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जी जी उसका कारण ये है कि हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें श्रम करना चाहिए। जी जी हम बहुत सारा श्रम जाके जिम में करेंगे या कहीं और करेंगे, तो क्यों नहीं ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम में अपना श्रम करें बिल्कुल सही। जिससे सदुपयोग भी हो। जी आप यदि अपने परिवार में ही हैं तो माता पिता को भी खुशी होगी यदि जी आप घर के किसी काम में श्रम करते जी हैं। जी पैसे कमाना एक ज़रूरत है, पर जी श्रम हम भूल जाएँ तो वो उचित नहीं है। ये मुझे लगा, और मुझे बार-बार लगता है कि यदि हम लोग को ठीक से बैलेंस करके इस धरती को बचा के रखना है, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है पर्यावरण का होता है। हमको खेत के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमको फलदार वृक्षों के साथ रहना पड़ेगा, हमें बड़े-बड़े वृक्ष को बचाना पड़ेगा जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जी यदि हम इन सब पेड़ों को हटा देंगे और बहुत बड़े-बड़े फैक्ट्री या मॉल खड़े कर देंगे तो जी बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन को जीना। जी जी ऐसा मैं महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि आप सब भी शायद ऐसा सोचते होंगे कि बैलेंस में चीज़ें होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही है। दीदी, उड़ीसा से यहाँ छतरपुर तक का सफर, वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर, हुँ। वहाँ की संस्कृति, और ये इसमें आप क्या सकारात्मक और नकारात्मक फ़र्क आपको ऐसा लगा? बुंदेलखंड से आप कितनी आत्मसात हुई अपने आप में, और वो उड़ीसा के कल्चर को लेके कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ की बातें यहाँ भी होनी चाहिए? हाँ, ऐसा क्या बात ऐसी हो सकती है जो आपको देखिए, एक तो कभी मेरा कमी खलती हो, अपनी जगह छोड़ने हाँ, का एक मलाल होता हो? तो क्या आपको ऐसा कोई चीज़ ऐसी यहाँ पे लगती है
कि यहाँ पे भी ऐसा हो जैसा हमारे वहाँ होता था, कोई वहाँ का अच्छा। कस्टम, कोई रिवाज, कोई संस्कार, ऐसे क्या? हम्म। जी एक्चुअली में क्या है, मैं उड़ीसा में तो पैदा हुई, बहुत लंबा समय नहीं रही। जी और मुझे पता है कि बहुत ही नदियों से समुद्रों से घिरा हुआ है। जी पुरी है तो वहाँ पास में समुद्र हैं, जी जी अच्छी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो पानी का वहाँ पर बहुत जी हिस्सा होता है। जी बुंदेलखंड जब मैं आई तो मेरे शुरू में बहुत समझ में चीज़ें नहीं आई, पर मेरे को यहाँ का भौगोलिक परिवेश जो दिखा, ये थोड़ा सा सूखा क्षेत्र माना जाता है। जी पर मैं जब यहाँ की संपन्नता देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बृहदता है यहाँ जी पर भी। जी आप यदि देखते हैं तो जितना दलहन का काम बुंदेलखंड में है, मुझे जी लगता है शायद ही दूसरी जगह कहीं हो। जी जी बिल्कुल। जितना तिलहन का काम यहाँ पर जी है, वो बहुत सारा दिखाई देता है। जी जी हम यदि धरती के नीचे देखते हैं, जी बहुत मिनरल्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हीरे जी के खदान आप देखते हैं, जी बहुत व्यवस्थित है। ऐसे वन संपदा जब हम देखते हैं, जी तो वो हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जी है। जी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए तो बहुत ही कर्म भूमि बनी मेरी बुंदेलखंड। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक उस अवस्था में आई जहाँ मेरे को लिए काम था और मुझे मौका मिला, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लगता है कि धरती हर जगह लगभग एक है, बिल्कुल। जलवायु एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो एनवायरमेंट जो अलग अलग। जैसा है उसको वहीं वैसे ही जीने की कोशिश। मैं कभी नहीं सोचती कि वहाँ की चीज़ यहाँ लाना है, कि यहाँ की वहाँ ले जाना, क्योंकि यहीं इतनी संपन्नता है। यहाँ के बीज जो हैं, देसी परंपरागत बीज है, उस पे ही काम बहुत कुछ जी होता जी है। यहाँ की जलवायु के अनुरूप जो बड़े पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हीं के साथ काम होता है। जी जी यहाँ का जो पशुधन है, हाँ गौधन जो है, तो जो यहाँ की गाय यहाँ सर्वाइव करती है, जी जी हमको उसी के साथ ज़्यादा काम करना जी चाहिए। जी ये नहीं कि हम कहीं से भी हाइब्रिड चीज़ें उठा के अपने जगह जी लाते हैं, जी जी तो हम मूल जलवायु को और संस्कृति को भी बिगाड़ते हैं। बिल्कुल तो सही बात। हर जगह का, भारत तो बहुत ही मीठा देश है ना? हम्म, तो इसलिए हर जगह की जहाँ की सुंदरता है, उसको बरकरार वहीं रहने देना चाहिए, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल उसके साथ सही में। संदेश आपने दिया है कि छेड़छाड़ कोई भी ना तो पसंद करता है, ना की जानी चाहिए। क्योंकि कभी-कभी एक मौलिकता का अपना एक अलग रंग होता है। किसी चीज़ की एक असलियत की एक अलग पहचान हुआ करती है। हमारी दीदी की पहचान एक समाज सेवी के रूप में भी है। दीदी, समाज के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया है। बिल्कुल। हम अखबारों में भी अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, गांधी स्मारक की जो गतिविधियां होती हैं, मुझे लगता है बहुत आपने जितना उम्रदराज लोगों को यहाँ पे मौके दिए हैं, उनको मौके दिए हैं, उतना युवाओं के लिए बहुत काम यहाँ पर तमाम सारे हमारे शहर के रंगकर्मी हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में हुए थे। दीदी उनको बहुत सारा मौका यहाँ पर दिया करती हैं, उनकी रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए। दीदी, मैं थोड़ा युवाओं की बात आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। आपने भी एक दौर गुजारा है और ईश्वर की कृपा से मैं आपको उस कैटेगरी में नहीं ला रहा, आप अभी भी युवा हैं और चिर युवा रहें आप। एक आपकी मुस्कुराहट, आपका नॉलेज, एक विद्वता की जो एक चमक होती है, वो यूं ही बरकरार रहे। आपकी नज़र में आज का युवा, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस आप समझ सकती हैं? आज का युवा किन चुनौतियों को फेस कर रहा है? एक तो मुझे ये लगता है, जो हमने कहा युवा उम्र से नहीं होता, मन से होता है। जी तो आपका मन कितना काम करता है। बहुत छोटे उम्र के बच्चे भी बहुत अनमैच्योर हो जाते हैं जी जी और बहुत निराश हो जाते जी हैं। जी तो उनको क्यों नहीं ऐसी आशाएं दिखाई देती है, बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, तो इसीलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और युवा जो बहुत ज़्यादा एक ही दौड़ में लगे हैं कि करियर और पैसा, जी थोड़ा ठहराव लाना चाहिए और बिल्कुल ठहरने के बाद चीज़ों को देखने का नज़रिया बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जो हमारा जीवन चक्र जो चलता है, जी तो मूलभूत ज़रूरतें यदि हमारी पूरी होती हैं, हम्म, तो हमको बहुत चाहत में नहीं भागना चाहिए। जी जी गांधी जी की वहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बात अच्छी लगती है, जी जी आप इंसान अपनी ज़रूरत और चाहत को पहचानें। जी तो जी युवाओं के सामने ये बात होनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी चाहत क्या है। जी जी तो वो ज़रूरत के हिसाब को छोड़ के वो चाहत में भागने लगता है। जी जी तो यहाँ पर नीड और वांट की अपना अंदाज़ बहुत सुंदर विवेचना क्लियर कर है। लेना चाहिए, जी तो फिर बहुत ही सुकून और हम्म, संतुष्टि से व्यक्ति जी सकता है जी जी और अपने अच्छे कामों से खुद को भी और जी परिवार को भी और जी समाज को भी जी बेहतर वाइब्रेशन और काम किया जा सकता है। बहुत सुंदर। तो बहुत संभावनाएं हैं। हाँ और रहा हम्म, युवाओं को स्पेस देने का,
ये हम सबके समाज में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। जी जी यदि हम युवाओं को स्पेस ही नहीं देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी निकलेगी कैसे? जी क्योंकि हर व्यक्ति में क्षमताएं अलग अलग हैं। जी जी एक ही फ्रेम में सबको कसा नहीं जा सकता जी है। जी तो जो हम लोग एक ही है कि बस व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ ही एक ही फ्रेम में कस रहे हैं और आप यदि वहाँ फिट नहीं है तो आप ठीक नहीं है। जी जी ये एक मापदंड बन गया है समाज का। जी जी इवन आजकल शादी का मापदंड बन गया है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो ओ, शादी नहीं है। क्या बात है, क्या ये बात तो है, बहुत ही सही, कठिन बात हो गई है। बिल्कुल, जी यदि जी कोई कृषक है हाँ तो हाँ एक बेटी वाले भी उस घर में बेटी की शादी करना पसंद नहीं करेंगे। जी उनका जी घर शहर में है कि नहीं, बिल्कुल, बेटा शहर में कमाता है कि नहीं, बहुत अच्छी बात हमारी है, बेटी को शहर ले जी जाएगा कि नहीं, है ना? तो ये कैसे मापदंड हो गए। और इवन बेटा जो है, जिस घर में बेटा है, उन लोग भी देखते हैं कि जो घर की बेटियां वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो शाबाश आपको घर संस्कार से चलाना है कि सिर्फ पैसा पैसा की तरफ भागना बिल्कुल है। सही बात है, तो इसलिए ये जो ज़रूरतें नहीं पहचान रहे हैं और जो दिखावे की दुनिया में हम भाग रहे, मतलब सही, इतने कॉस्मेटिक में हो चुके हैं बिल्कुल कि सही, जीवन फुल कॉस्मेटिक और दूसरों के लिए, खुद को सुकून के लिए जीने की आदत ही लगभग लोगों की खत्म हो गई है कि हमको इससे संतुष्टि है, हम जिए। वो लोग भूल गए हैं, उनको लगता है कि दूसरों को क्या पसंद है उसमें पागल होते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस होते हैं। दीदी आप देखिएगा। बहुत अच्छी बात आपने सच में ये विवेचना आपकी ये दर्शाती है कि आप अंदर से कितनी संवेदनशील हैं और वो जगह पे आपने निगाह डाली कि किस तरीके से हम एक भौतिक विकास में हमने पा लिया लेकिन शायद हम खुद को ही ढूंढ रहे हैं आजकल। बिल्कुल। हम आत्मिक रूप से उतने संतोष नहीं पा रहे जितना हम वैज्ञानिक रूप से हम जिसको विकास का नाम बोल रहे हैं वाकई क्या वही विकास है। ये हमें बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि ऐसा भी मानवीय मूल्यों पे बात होनी चाहिए बिल्कुल। और हमारी जो मौलिकता है संस्कृति की वो होनी चाहिए। दीदी आप से चूंकि मैं युवाओं को लेकर भी कुछ बात कर रहा हूँ आपने भी जिक्र किया कि आपने नवोदय में भी समय बिताया और युवाओं का एक हिस्सा मतलब किशोर से लेके स्कूलिंग या स्कूल के कॉलेज जब जाते हैं तो हमें एक संधि काल भी होता है जब वहाँ युवा बच्चे भी आपको मिले होंगे। छात्र और युवा यस। जब एक युवा छात्र जीवन को टच कर लेता है अपनी तो एक सपने पाल लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो वो अपना बैग लेके जाता है हॉस्टल में या इंस्टीट्यूट में तो उसमें बहुत सारे किताबें बुक्स उसके बैग में होती हैं लेकिन जेहन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों को हल करने के लिए वो एक दशा और दिशा ढूंढता है कई बार। एक समाज सेवी होने के नाते और एक टीचर होने के नाते आप किस रूप में अपने वक्त के छात्र को युवा को या अभी भी कुछ छात्र आते होंगे क्या अंतर पाती हैं आप क्या चैलेंजेस आज के छात्र को हैं? पुराने जो मैं देखती हूँ जब बहुत ज़्यादा मीडिया नहीं था जी युवाओं के सामने तो बहुत सारे हाथ के काम होते थे जी जी और बहुत सारे हम अपने परिवार से भी सीखते थे। जी इवन भोजन की परंपरा देख लीजिए, पूजा पाठ के ज्ञान को आप देख लीजिए। जी आजकल मैं बड़े देखती हूँ कुछ नहीं तो मोबाइल लगा के लोग पूजा करने लगे हैं। वाह वाह क्या बात, हाँ इस वही तरीके से से आरती हो चीजें रही है जी होने लगी है। जी और पड़ोसियों के साथ अब रिश्ते खत्म हो रहे हैं। जी जी उस समय बहुत कुछ होता था कि शादियां जो होती थी हाँ या प्रोग्राम होते थे हाँ या इवन हम लोग गणेश जी हाँ दुर्गा जी भी हाँ बिठाते थे हाँ तो मोहल्ले से ही बहुत सारी चीजें हम कलेक्ट करते थे। जी जी पर आज के समय में हम देखते हैं कि सब ऑनलाइन चीजें मंगा लेते हैं जी या पड़ोसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, दूर से आ रहे हैं। जी जी अपने पड़ोसी से तो हम बात नहीं कर रहे हैं पर दूर बैठे व्यक्ति से हम तो बहुत घंटों बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल रिश्ता बहुत मैं देखती हूँ बहुत टूटा अच्छी बात हुआ दीदी क्या बात दिखाई जी जी देता है लोगों के बहुत बीच में। सुंदर जी जी दूसरी बात है कि ईगो बहुत ज्यादा दिखता है कि बिल्कुल मैं और मैं। मैं हाँ, ईगो हाँ उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा हाँ है हाँ जबकि उस समय ऐसा था कि नहीं हम सब मिलके कुछ करें। बस जो ये हम जो की है भावना थी। मैं की जगह हम हो जाना चाहिए हाँ, साथ वो ही हाथ बढ़ाना एक अकेला बिल्कुल। थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना वाली बात और ये जो है ना स्कूल कल्चर में भी कि आपको आगे जाना है इसीलिए दूसरे को पीछे करना है। जी जी एक क्लास में यदि 60 बच्चे हैं तो 60 ही एक साथ नहीं निकलेंगे, सबके जी लिए कुछ ना अलग अलग चीजें जी संभावनाएं जी रहती है। जी 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 तो उसकी तरफ थोड़ा सोचने समझने का जी जी अवसर होता है। जी जी और शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हाँ बच्चों को चीजों का बृहदपन दिखाए, जी सीमितपन नहीं। क्या हमको बात है हाँ थोड़ा सा और ना किसी एक चीज में बांटना नहीं चाहिए। रिश्ता इतना मतलब किया जाना चाहिए हमको बहुत उससे ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए और हमारा बुद्धि विवेक बहुत काम करता है। जी और समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमको थोड़ा खुले नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। युवाओं को तो और ज़्यादा देखना चाहिए। अ, तो मैडम आज का युवा एनर्जिक तो है हुँ,
लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो भ्रमित भी है और उसके अंदर एक अंतर्द्वंद भी है आजकल। कई बार वो एक छटपटाहट को व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसे में गार्जियंस का क्या रोल होना चाहिए? अपने को बच्चे के पढ़ने की क्षमता है उसके अंदर क्या होना चाहिए? आप ही भी गार्जियन रही हैं। आज से तकरीबन 10-15 साल के पहले के गार्जियन और आज के गार्जियन के बीच में भी क्या चुनौतियाँ हैं? या आज के गार्जियन में क्या आप अंतर फ़र्क पाती हैं कि आज के युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को लेकर गार्जियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या टिप्स आप एज ए मतलब गार्जियन मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने लाइफ में जैसा समझा वो थोड़ा शेयर करती हूँ। जी, जो आजकल हमने सोचा है बच्चे 2, ढाई, 3 साल में जब हम भेजते हैं, मैं उसके बहुत फेवर में नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है बचपन से लेके 5 साल का जो बच्चा होता है, वो अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी, परिवार में जो उससे बहुत कुछ सीखता है। और थोड़ा यदि आपके घर में स्पेस है तो उसमें वो खेलता-कूदता है। तो ये जो हम लोगों ने कल्चर बनाया है कि छोटे से में डालना, तो हमने अपने बच्चे को वैसा नहीं किया। जी, जी, तो मैं देखती हूँ कि कोई दिक्कत उससे बहुत नहीं जाती है। जी, जी, यदि पेरेंट्स बच्चे को घर पे समय दें तो अच्छा होता है। जी, जी, दूसरी बात ऐसा ना हो कि पेरेंट्स को भी खुद टीवी, मोबाइल में यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर जी, कैसे होगा? जी, तो वो एक समझना चाहिए। दूसरी बात है कि स्कूल जो होता है वो क्या होता है? भाषा सीखने का, दोस्तों के साथ रहने का, टीचरों के साथ रहने का एक स्पेस होता है। जी, जी, तो बच्चा आराम से 5वीं-6वीं के पास जाए, जो उसको हम अल्फ़ाबेट सिखाना है वो तब भी सीख सकता है, जो भाषा उसको सिखानी है तब भी सीख सकता है। हम लोग बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की तरफ ही इतना क्या बात! फ़ोकस्ड 2 ढाई साल से देते हैं कि हम हाँ, उसको बुंदेली में यदि हुँ, है तो वो सिखाना पसंद नहीं जी, जी, करेंगे। जी, जी, हम यदि जहाँ है मातृभाषा से हम बहुत दूर हो जाते हैं जी, और हम बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के फ़ेवर में चले जाते हुँ, हैं। हुँ, तो उस बात का हम लोग को विशेष ध्यान देना हाँ, चाहिए हाँ, और ये मुझे बार-बार लगता है। दीदी एक चीज़ देखने में आ रही है जिसको हम विकास का नाम दे रहे हैं या स्टैंडर्ड का नाम दे रहे हैं। देखा कि ये नन्हे-मुन्ने बच्चे जिनका वज़न इन किताबों से बहुत हुँ। हल्का है, कम है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज के बच्चे का इतना जल्दी एडमिशन कराना बच्चे के बचपन को छीन रहा है? बच्चे का हाँ। बचपन हम छिना रहे हैं, खो रहे हैं बच्चों के बचपन को। अब मुझे भी उसमें हम लगता है कि बच्चों को थोड़ा-सा हुँ, फ्रीडम देना चाहिए और हुँ, जो हुँ, हमारे अ, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जो कल्चर था हाँ, पढ़ाई का, हाँ, वो लाना चाहिए। जी, जी। बचपन उसका पेड़ हुँ, के नीचे ज़रूर जाना चाहिए, मिट्टी में थोड़ा पैर हाथ ज़रूर घिसना वाह, चाहिए। वाह! हाँ, ये जो आदत है कि ढाई साल का बच्चा जी, जूता-मोजा पहन के एकदम उसके टाइल्स के और छोटी-छोटी हाँ, कुर्सियों में बैठ जी, गया है, जी, वो बात वो नहीं जमती है। जी, जी, तो और इतना ड्रेसअप का इतना पाबंदी नहीं होनी चाहिए वो जी, कि जी, आपको यही ड्रेस, यही बेल्ट, यही जूता पहन के जी, आना जी, है। थोड़ा उसके बॉडी को खुलने का समय देना हाँ, चाहिए हाँ, और लिखने में बहुत ज़ोर इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनकी उँगलियाँ बहुत नरम होती है। नर्व्स बहुत फिर क्या क्या गड़बड़ बात होते हाँ, हैं और जी, उतना ही जी, फिर ब्रेन पे ज़ोर होता है। हाँ, अरे हाँ, उसको आ रहा, तुमको नहीं आ रहा। जी, जी, ये जो होता है कॉम्पिटिशन के बाद जी, वो बहुत गड़बड़ चलती है बच्चे के मन में, वहीं से फिर चालू होता है। जी, जी, तो शिक्षा की बात तो फिर अलग-अलग तरीके से सुधारी जा सकती है। पैटर्न बदला और पेरेंट्स थोड़ा-सा हाँ, घर पे सोचे कि हमको कैसा करना है। जी, मैंने जी, देखा है पेरेंट्स बच्चों को भेज भी देते हैं जी, और फिर बहुत कॉम्पिटिशन होता है कि उसका बच्चा गाता है, आप नहीं गाते हो, वो वाह, वाह! डांस करता है, आप नहीं करते, तुलनात्मक अध्ययन वो नहीं लिखता होना है, आप चाहिए, नहीं जी, लिखते हो। जी, इतनी जल्दी नहीं तय करना इतना चाहिए, बच्चा जी, 2 ढाई साल का बच्चे को कि आज ही कलेक्टर बना उससे देंगे। बस, बस ये सिस्टम ठीक नहीं लगता है यानी किसी मुझे का तो। मुझे याद आता है दीदी आपकी बात सुन के शायद हाँ, कुंवर बेचैन साहब या निदा फाजली साहब कहते हैं हुँ, कि हमने हमने लोहे को गला के जो खिलौने ढाले सही। उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया हुँ, भोले बच्चों से छीन कर उनका बचपन उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया सही। साथियों बच्चे की उम्र का उसका शायद मेडिकल साइंस भी कहता है कि 5 या 6 साल के बाद ही हुँ, बच्चे के वो सेल्स डेवलप होते हैं जो उनको याद करने की क्षमता हुँ, देते हैं तो ये हमारी दीदी से गार्जियंस के लिए कुछ बात हुई है दीदी थोड़ा सा फिर से नेचर की ओर आते हुँ, हैं एक सवाल आजकल अखबारों में हम पढ़ते हैं सुनते हैं जैविक खेती हुँ, आपका इस फील्ड में बहुत योगदान हुँ, हमारे शहर को मिल रहा है एक बिल्कुल। आम किसान एक आम नागरिक हुँ, जैविक खेती के बारे में कैसे समझे और उसकी पैदावार कैसे हमारे लिए फायदेमंद है हम हुँ, आपको श्रोताओं दर्शकों को बता दें कि हमारे इस गांधी स्मारक में दीदी की तरफ से इतनी मेहनत की जाती है उसके उत्पादन यहाँ पर उपलब्ध हैं खरीदारी के लिए आप यहाँ पर वो चीज़ें चाहे वो गेहूं का हो गेहूं का आटा हो अनाजों का हो दूध हो जैविक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं तो दीदी वो सवाल का जवाब आप यहाँ पे रखें कि जैविक खेती और इसके क्या फायदे इसके उत्पादनों के क्या फायदे हमारे समाज को हैं हुँ। उपभोक्ता को हैं साथियों मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि हमारा जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा नहीं है पर सब
करने के पीछे एक सोच है, एक थॉट होती है। गांधी जी कहते थे कि किसान को स्वावलंबी का जीवन होना चाहिए जी और जलवायु के अनुसार उसको अपना यहाँ का बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जी तो हम बुंदेलखंड में हैं, तो यहाँ की जो परंपरागत खेती है उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी और यहाँ जो उत्पादन होता है उसको अभी हमने थोड़ा सा प्रोसेस किया है, जिसको आके देखा समझा जा सकता है। जी और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये सीखने की जगह है। जी यहाँ के सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। करना तो आपको अपनी जगह में कर पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा सा सेंटर बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता जी है। पर फिर भी हम लोग एक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जितना खेती का है उत्पादन है वो ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक बोलने का मतलब ये है जैविक, कि हमारे पास पशुधन है। जी तो गाय इतनी प्यारी गौ माता होती है। हम बार बार कहते हैं कि धरती माता, गौ माता, और एक वो माता जो जो हमको बच्चों को जन्म जन्म देती है। देती जी है, जी वो एक हमारी माँ है। जी तो हम इस सब का ऋण इसी जीवन में ही हमको चुकाना चाहिए। जी जी तो हम धरती को हम जब देखते हैं तो वो हमारे बहुत सारे कष्टों को सहती है। जी हम जी चलते हैं, थूकते हैं, गंदगी करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल भी वो बर्दाश्त करती बहुत है। बड़ी बात। खोदते हैं, जैसा भी करते हैं वो सहती है। दूसरा, हम फिर गौ माता को देखते थे। हमारा जन्म से देखें और मृत्यु तक के, जी तो हमारे बीच गौ माता का रिश्ता है। जी जी जिस दिन हम जन्म भी लेते हैं तो यदि बच्चे के लिए माँ का दूध नहीं है तो हम गौ माता का दूध लेके जाते हैं। जी गोबर जरूर हम घर में लेके जाते हैं। और जिस दिन हमारा अंतिम जीवन का होता है, जी तो उसी दिन गोबर लिप के हमको धरती पे रखा जाता है। और जब वो फूल भी आता है तो सीधे गौशाला में ही आता है। जी जी इवन व्यक्ति जब तक घर में रहा वो इतना उपयोगी महत्वपूर्ण था, पर अंत में वो घर भी नहीं लेते हैं, जी जी क्योंकि शुद्धि मानते हैं गौ माता जी के जी घर से होती है। जी जी इसको हमको समझना हाँ चाहिए। और गौ माता इतनी अच्छी माँ है कि जो हम चीजें ले लेते, जैसे हमने गेहूं लिया और जी उसने भूसा खाया, जी हमने राई का तेल निकाला, जी उसने खली खाई। बहुत तो अच्छी ऐसी चीजें वो लेती है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, पर उसके लिए उसके बहुत लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगी है और वो उस चीज को प्रोडक्शन उपयोग, में और काम उसने आ जो रहा है। आज खाया है जी जी वो कल हमको गोबर के रूप में खाद देती है। जी जी और दूसरी बात है नेचर, जी पेड़ पौधे हर मौसम में जी पतझड़ में अपने चीजों को उतारते हैं। जी 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 तो बायोमास जो होता है जी वो एक बार जब गर्मी में उतरता है, हर बरसात में वो अपने आप कंपोस्ट होता है। जी जी आपको इतना ही काम है कि प्रॉपर जगह पे रख दिया रख जाए उसको। दीजिए उसको। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ छोटे छोटे केचुए आएंगे, छोटे हाँ छोटे बायोमास आएंगे, वो सब उसको अपने आप उसमें जो अंदर किण्वन करके वो क्रिया होती खाद है। जी बना जी देते जी हैं। जी तो ऐसा हमको समझना चाहिए। पर आज की आधुनिक खेती में हम सब ऐसे पागल होते जा रहे जी हैं। जी दवा दवा दवा, बड़े दवा बड़े पेड़ों को खत्म कर जी देते जी हैं, जी जी बायोमास हम बचाते नहीं हैं। हाँ खेतों में ढेर सारी आग लगाते रहते हैं। आग लगाने से धरती का बहुत टेम्परेचर गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस विज्ञान को धीरे धीरे समझना चाहिए। और रहा कि अति उत्पादन करके भी क्या करेंगे, गोडाउन में तो फिर सड़ते हैं ना। जी 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 ठीक है, कभी सूखा गाल पड़ेगा, कभी काम हाँ आएगा, पर हाँ कभी के अभी चक्कर में अभी ही सड़ता रहता है अभी पूरा, तो बिल्कुल फिर सही फायदा बात ही क्या जी होता है। जी जी और परंपरागत जो खेती है हमारे यहाँ का, अनाज है जो आजकल हम बहुत कहते हैं श्री धान्य है, जी वो हमारे यहाँ की चीजें तो उसको लुप्त कर दिया। कोदो था, कुटकी था, सांवा था, छोटी मिलट थी, हरी मिलट थी, सब खत्म किया है। ज्वार, बाजरा, मक्का दुर्लभ हो गया है। जी कठिया गेहूं देखिए मुश्किल हो रहा है। जी जी सरबती गेहूं, लोकमन गेहूं, बिल्कुल दालें तो एकदम जी उड़ जी सी गई हैं। जी जी बुंदेलखंड में अरहर दाल का इतना बड़ा उत्पादन है, पर अरहर दाल अब कहाँ करते हैं, सब दालें बाहर से हम लोग आयात करने जी जी लगे हैं। जी तो समझने की शुरुआत अपने आप से ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने तो अपनी शुरुआत खुद से की। मुझे नहीं पता था कि एक दिन आप सब और हम सब मिलेंगे ऐसे जानने समझने के लिए। पर जब आज से 20 साल पहले जब हमने शुरुआत की तो हम तो बिल्कुल जीरो में थे। बस एक मन था कि हमको जीना है। बहुत सुंदर बात मुझे जी ये नहीं कि हमको पेड़ इसलिए लगाना है कि वो दूसरों के लिए, मुझे अपने लिए लगाना है। हाँ हाँ इतना सोचने के यदि हम काम करेंगे कि हमको अपने लिए करना है, जी तो स्वाभाविक है कि पेड़ इतना बड़ा होता है कि वो जी कंजूसी नहीं करता। जी जी आम का एक पेड़ आप उदाहरण देखिए, वो पेड़ आपको सिर्फ फल नहीं देगा क्योंकि आपने लगाया, वो सबको बिठाएगा सभी वहां पर। सभी को बिठा छाया देगा वो देगा, जी पक्षियों को वो बैठाएगा, जी जी फल कई लोग को खिलाएगा, जी जी इवन वो जाते जाते भी ईंधन भी दे के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात जब तक वो जिएगा तब तक वो बायोमास देगा। सही बात तो हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे। हाँ ये हमको सिखाते हैं कि हाँ इनका दिल कितना बड़ा है और हाँ हम कितने कंजूस हैं। हाँ बहुत सीमित हमारी सोच हो गई। हम अब सायेदार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूख गए तो जलाने के काम आए। सच बात है। गौ माता को आप देखिए, जी वो जी चाहे तो उसका दूध लेने का हमको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही वो अपने ही बच्चे के लिए ही होता है। एक माँ का दूध अपने बच्चे के लिए होता है, जी पर जी वो कितनी ममतामयी माँ है। बिल्कुल सही कई लोग को पालती है वो। जी जी बुजुर्ग को भी दूध चाहिए, बच्चे को भी दूध चाहिए, बीमार को भी दूध चाहिए, बिल्कुल किसको नहीं चाहिए। जी जी सुबह उठते ही चाय कॉफी के लिए दूध चाहिए। अब वो चाहे आप केमिकल खाओ चाहे नॉन केमिकल खाओ, वो तो खुद ही तय करना पड़ेगा। तो सबको करना पड़ेगा। इसीलिए एक बात और बताती हूँ,
आप पुराने घर देखेंगे तो घर के दरवाजे पे ही जी जी तुलसी का चौरा जी और गौ माता रहती थी। जी 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 बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, बिल्कुल क्योंकि दोनों ही 24 घंटे ऑक्सीजन देने हाँ वाली है। जी तो जैसे भी कोई नकारात्मक हाँ चीज भी यदि हमारे पास आ हाँ रही है तो वो वहीं तक के जी जी ठहरती हाँ है। हाँ इस तरीके से इनका विज्ञान है। हाँ तो अब हमने गौ माता को भी खत्म किया, तुलसी माता को भी खत्म किया, सारे फ्लैट में हम सब समाहित हो गए। दीदी तो मैंने एज ए कुछ देखे हैं, आप एक समाज सेवी के रूप में भी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। कुछ मैंने दोहरे चेहरे वाले लोग भी देखे हैं समाज में। दोहरे चेहरे वाले से मतलब कहने का, एक जगह मैंने घटना में वाकया देखा कि एक घर में जरा बात ऐसी हो रही थी, ये गोबर का धब्बा किसने लगा दिया यहाँ पर, अभी हमने साफ किया है, पहुंच दिया है, गोबर का दाग नहीं लगना चाहिए। उस व्यक्ति के घर में स्वयं गाय भैंस रहे हैं, तो वो गुड़ खाए गुलगुला से परहेज रखे। तो गोबर का आपने जो महत्व बताया, ऐसे लोगों तक प्राकृतिक संदेश हमारी दीदी के माध्यम से जरूर पहुंचा होगा कि वो गोबर नहीं है, हमारे लिए वो हिस्सेदारी है जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। और अब तो गोबर के तमाम सारे उत्पादन कुछ तैयार किए जा रहे हैं, शायद हैंडीक्राफ्ट दिए वगैरह भी गोबर के बन रहे हैं, और दवाइयां भी कुछ गोबर से या गौमूत्र से बन रही हैं। दीदी यहाँ पे हम देखते हैं गौशाला भी है, खेती भी हो रही है, और ये पूरा हैंडल आप कर रही हैं। एक बहुत बड़ा टीम वर्क है, इतने एम्प्लॉइज यहाँ पर हैं काम करने वाले। इतना सब काम के पीछे बड़ा कभी कभी आपके एक तनाव भी आता होगा, कुछ फैसले भी लेने पड़ते होंगे, उसमें कभी एक अंतर्द्वंद भी आता होगा। तो कोई ऐसा पल आपको याद आता हो कि जब कोई चीज मैनेज करने में आपको तकलीफ हुई, आपको कोई कठिन फैसला लेना पड़ा हो कि हमको ये फैसला लेना है, हमें किसी की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने इस स्थान को सुप्रीम रखना है। कोई ऐसी यादगार संस्मरण, कोई आपको बात याद आ रही हो यहाँ की प्रशासिका होने के नाते भी, कि आप समाज सेवी के रूप में या यहाँ की प्रशासिका के रूप में कई बार कोई कठिन फैसला आपको लेना पड़ा हो कि हम ये चुने या ये चुने, क्या आपको याद आ रहा है? कठिन बात है, ऐसे पल तो नहीं आए हैं, पर यदि आश्रम के और एनवायरनमेंट के, गौमाता के खिलाफ कोई चीज होती है तो उसके लिए तो हम डट के खड़े होते हैं, क्योंकि ये पहली प्रायोरिटी है हमारी। इसके बिना तो जीवन ही दुर्भर है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। पर ऐसा नहीं, सब लोग बहुत भाईचारे से मिलजुल के रहते हैं, कोई ऐसा दिल छोटा कोई नहीं करता है। ऐसे कोई बड़े बातें ऐसी नहीं होती है। और मुझे लगता है कि हमारी गौ माता इतनी सकारात्मक है, कोई कभी कुछ सोचता भी तो बहुत यहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो ऐसा कुछ संजोग कभी जुड़ा नहीं है अभी तक जी। हम गाय को लेकर भी बात कर रहे हैं। बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि गौशालाएं बनी तो हैं, लोग सरकारी अनुदान के नाम पे लोग कर लेते हैं, लेकिन वो सेवा गाय की नहीं हो पाती जो वहां पर होनी चाहिए। आप अपने स्तर पर यहाँ की गौशाला के लिए क्या समाज के लोगों से कहना चाहेंगी कि यहाँ की गौशाला के लिए हम बात करें तो, और आप अपने स्तर पर क्या करते हैं? यहाँ क्या, गौ माता तो सब जगह गौ माता है, जिसको जो जहाँ है उस तरीके से करे, और इनको दिया हुआ पुण्य हर व्यक्ति को अपना अपना हिस्से का है। हर व्यक्ति चाहे तो अपने हिस्से का पुण्य कमा सकता है। पर मैं जब आई तो यहाँ 3 गाय थी, आज यहाँ पर 55 से 60 गायों की गौशाला है। तो मुझे खुशी होगी कि यदि आप अपना सालगिरह है, जन्मदिन है या कोई और तिथि है, इन गौ माताओं के साथ मनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनको दिया हुआ भोजन जब वो करेंगी और वो खुश होंगी तो उनका आशीर्वाद हम तक लौट के आता है। तो अच्छा है, और यहाँ नहीं, देश दुनिया में जो जहाँ पर है वो वहाँ पर कर सकता है, पर अंदर से दिल होना चाहिए करने का। सबसे बड़ी बात है करने का मन होना चाहिए। तो बस मेरा यही कहना है कि जरूर किया जाए, दम से किया जाए, कमी नहीं होती, करने से और ही आता है। जब आप छोड़ोगे तो आपके पास कुछ आएगा, पकड़े ही रहोगे तो फिर आएगा ही कैसे? तो छोड़ेगा तो चीजें आएंगी। तो इसलिए खुश होकर खूब करें, और सारे युवा साथी मिलजुल के करें। दुनिया बहुत प्यारी है, प्यार से जिए और दुनिया को सुंदर बनाए। हम सबकी जिम्मेदारी है। दीदी बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजरा, ये बात बहुत सार्थक और बड़ी प्यारी शैली में आपने बहुत विस्तार से बात की। हम चाहते हैं कि आपके इस बातचीत से हमारे बच्चे, हमारे युवा, समाज के लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाएंगे, और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली मुलाकात के लिए फिर आपसे हम अभिवादन, प्रणाम सभी को। थैंक यू।